नमस्कार मित्रों, बच्चों की शिक्षा पर कोविड का प्रभाव आज के समय में बहुत ही सामयिक और ज्वलंत विषय है, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे देश में कोविड के कारण मार्च 2020 से सारे ही स्कूल बंद हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से पूरे देश में 15 अक्टूबर से स्कूल्स को फेज्ड मैनर में खोलने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को आवश्यक निर्णय लेने के सारे अधिकार भी दे दिए गए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 अक्टूबर को एक एसओपी जारी करते हुए कहा है कि 19 अक्टूबर से 9 से 12th क्लास तक के स्कूल्स खोले जा सकते हैं, मगर कुछ शर्तों के साथ। देश के अन्य राज्यों द्वारा भी या तो इस संबंध में निर्णय लिया जा चुका है या फिर फिलहाल इस समय विचार विमर्श जारी है और निकट भविष्य में इस संबंध में निर्णय लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें श्री राहुल केसरवानी जी से बात करने का मौका मिला, जो कि एजुकेशन फील्ड में बहुत ही अनुभवी और सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। श्री राहुल केसरवानी जी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स के सेक्रेटरी और फाउंडर है। इस कॉन्फेडरेशन में वेस्टर्न यूपी के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के लगभग 1170 से ज़्यादा से भी स्कूल शामिल है। श्री राहुल केसरवानी जी मेरठ स्कूल फेडरेशन के भी सेक्रेटरी और फाउंडर हैं। मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के साथ साथ वो मेरठ सहोदया स्कूल्स कॉम्प्लेक्स के भी सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा हमने मेरठ, मुरादाबाद और रामपुर के कुछ स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव से भी उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए, राहुल जी से बात करने से पहले हम इस सब्जेक्ट मैटर को पहले ब्रीफली समझ लेते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद होने के कारण पूरे विश्व में लगभग 100 करोड़ बच्चों के पिछड़ने का खतरा पैदा हो गया है। होम बेस्ड लर्निंग के लिए आवश्यक तकनीक तक ना पहुंच रखने वाले छात्रों के पास अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए बहुत सीमित रिसोर्सेज हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में छात्रों की एजुकेशन कंटिन्यूटी ब्रेक होने का अनुमान किया जा रहा है। हालांकि 90% से अधिक देशों ने डिजिटल या ब्रॉडकास्ट रिमोट लर्निंग पॉलिसीज जैसी नीतियों को अपना लिया है, लेकिन प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए केवल 60% ने ही ऐसा किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। कोविड संकट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए स्कूलों को बंद करना कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बचने का एकमात्र लॉजिकल सॉल्यूशन था, जिससे लंबे समय तक स्कूल बंद होने के कारण भारत में कुल 32 करोड़ स्टूडेंट्स पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति द्वारा डिजिटल क्रांति का समर्थन किया है, फिर भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स वेरियस डायलेक्ट्स, वेरियस कंटेक्स्ट्स और डिफरेंट लाइव एक्सपीरियंसेस को शायद उस तरह रेप्लिकेट करने में असमर्थ हैं जो फिजिकल क्लासेस द्वारा एक साथ लाए जाते हैं। यदि ई लर्निंग आने वाले समय का न्यू नॉर्मल है, तो शिक्षा में इक्विटी और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटलाइजेशन की फिजिबिलिटी को सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज़ को और आगे बढ़ाना होगा। तो चलिए, इस परिप्रेक्ष्य में एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए राहुल जी के पास चलते हैं। नमस्कार राहुल जी। द ब्रेन वॉचर्स इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि कोविड-19 के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन लर्निंग के एकमात्र विकल्प ने कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित किया है। आपकी इस स्थिति पर क्या प्रतिक्रिया है? कोविड एक ऑल ऑफ अ सडन इंसिडेंस हुआ है पूरी दुनिया के लिए। इसके लिए ना तो व्यक्तिगत तौर पे स्कूल, ना पेरेंट्स, ना बच्चे, ना सरकार, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना देश, कोई भी किसी भी तरह से पूरे दुनिया में कोई भी इसके लिए पहले से तैयार नहीं था। तो ये सरप्राइज था हम सब के लिए, पूरे दुनिया के लिए सरप्राइज था। अब सरप्राइज में हमारे सामने दो परिस्थिति होती हैं कि हम पैनिक करना शुरू कर दें और हम परेशान करना शुरू कर दें, और हम परिस्थितियों से भागना शुरू कर दें, डरना शुरू कर दें, उनसे घबराना शुरू कर दें। एक तो ये तरीका होता है परिस्थिति से डील करने का।
दूसरा परिस्थिति से डील करने का ये होता है कि उस परिस्थिति में जो भी बेस्ट पॉसिबल वे निकल सकता है, हम उस बेस्ट पॉसिबल वे से आगे बढ़ना शुरू करें। कोविड के दौरान जो एजुकेशन को कराने का एक तरीका निकाला गया वो था ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर शुरू में जब हम बात करते हैं अप्रैल और मई मंथ की, तो बहुत सारी चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने इसको अच्छा कहा, कुछ लोगों ने इसको खराब कहा, मगर बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन एक एजुकेशन को इम्पार्ट करने का, टीचर अपने घर पे बैठा है, स्कूल फिजिकली क्लोज्ड है, बच्चा अपने घर पे बैठा है, केवल और केवल यही एक माध्यम रह गया था बच्चों को एजुकेशन घर पे पहुंचाने का। बहुत आसानी से हमारे पास दो रास्ते थे, हम कुछ ना करते और घर पे बैठे रहते। ऐसी परिस्थिति में हम उसको इमेजिन करते हैं कि जब एजुकेशन पूरी ध्वस्त हो जाती और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब आदेश जारी किए हैं कि 15 अक्टूबर के बाद से स्कूल्स को रीओपन किया जाए, तो यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 15, यानी 7.5 महीने बाद, 6.5 महीने बाद स्कूल रीओपन करने का सिनेरियो बनता। तो वो तो ये सारी चीजें बिल्कुल भूल जाते। कम से कम उनको सोशली कनेक्ट रखने का एक जरिया, पढ़ाई से कनेक्ट रखने का एक जरिया बना ऑनलाइन एजुकेशन। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ एक ऐसा भी वर्ग था जो किसी भी वजह से, फाइनेंसेस की वजह से, इस ऑनलाइन एजुकेशन को या कंप्यूटर को या मोबाइल फोन को या इंटरनेट को की रेगुलर कनेक्टिविटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। शुरू में उनके लिए समाधान नहीं निकला, मगर धीरे धीरे उनके लिए भी समाधान निकलना शुरू हुआ। हमारी एसोसिएशन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स, मैं उसका फाउंडर भी हूँ और सेक्रेटरी भी हूँ। हमारी एसोसिएशन ने एक यूपी बोर्ड में जब एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन को स्टार्ट करवाया तो वहां इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आई, तो हमने एक सॉल्यूशन दिया कि टीचर अपने सेशंस को वीडियो रिकॉर्ड भी कर दें और साथ में ऑडियो रिकॉर्ड भी कर दें। ऑडियो रिकॉर्डिंग एक नॉर्मल मोबाइल फोन पे जो क्वालिटी वाला आता है, जिसमें बटन हुआ करते थे, स्मार्टफोन नहीं हुआ करता है, उस पर भी चल जाता था। बात ये थी कि या तो घर पे चुपचाप हाथ बंद करके, आंख बंद करके बैठ जाओ, या फिर कुछ करने की कोशिश करो। कुछ करने की जब हम कोशिश करते हैं तो ज्यादातर लोग साथ जुड़ गए, मगर कुछ लोग फिर भी रह गए होंगे, तो उनको अब जोड़ने का प्रयास है। मगर हमारा जो प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो सकें, वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। जिन बच्चों के पास आवश्यक सुविधाओं की कमी थी, उनकी लर्निंग कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए आपके प्रयासों को हम रियली अप्रिशिएट करते हैं। हमारा आपसे अगला सवाल सरकार द्वारा जारी एसओपी के बारे में है। कोविड-19 के कारण बच्चों की एजुकेशन में जो अवरोध उत्पन्न हो गया है, उसको सरकार के इस प्रयास से किस प्रकार दूर करने में मदद मिलेगी और स्कूल्स इसके लिए कितना तैयार हैं? देखिए, जब पूरा व्यवस्था सब चल रही थी और एकदम से लॉकडाउन लगाया गया 24 मार्च यानी 25 मार्च से, जब तो सारी व्यवस्था स्टैंड स्टिल हो गई। वो चाहे स्कूल हो, चाहे दुकानें हो, सिनेमा हॉल हो, कोई भी पूरे कंट्री में जो भी व्यवस्थाएं थी, और वो काफी दिन तक, एक लंबे समय तक व्यवस्थाएं बिल्कुल स्टैंड स्टिल मोड पे आ गई। व्यवस्था को जब भी हम चलाते हैं तो वो धीरे धीरे साइकिल होती है। स्कूल एजुकेशन को जब हम वॉच करते हैं तो हमारे पास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक 15 क्लासेस होती हैं। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट से लेके 12 तक 15 क्लासेस होती हैं। 15 क्लासेस को एक साथ नहीं खोला जा सकता, ये हम भी मानते हैं, क्योंकि कोरोना की आज की डेट में भी वैक्सीन ना तो अवेलेबल है और ना ही आने वाले 10, 15, 20 दिन, महीने भर के अंदर अवेलेबिलिटी की कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है। ऐसे केस में सरकार का ये डिसीजन कि 4 क्लासेस को ओपन करने की परमिशन दी जाए। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा स्कूल, उनका अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि 30 सितंबर का है, उसमें उन्होंने पूरा स्कूल ओपन, क्योंकि उसमें क्लास का मेंशन नहीं है, तो जब मेंशन नहीं होता तो वो अंडरस्टूड होता है कि पूरा स्कूल ओपन करने की बात उन्होंने करी है। उसके बाद उन्होंने स्टेट को, यानी स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट की परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर क्लासेस को डिसाइड कर लें। दिल्ली स्टेट कुछ और करेगा, यूपी स्टेट कुछ और करेगा, बिहार कुछ और करेगा,
और स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी देता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने सिटी की कोरोना कंडीशंस को देखते हुए फिर उस पर डिसीजन ले सकता है। तो अगर हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल ने पूरा स्कूल ओपन करने की परमिशन दे दी है। यूपी स्टेट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो यूपी में पहला ऑर्डर 1 अक्टूबर को आया और उसके बाद दूसरा ऑर्डर 10 अक्टूबर को आया। उसमें उन्होंने 4 क्लासेस को खोलने की परमिशन दी है, 9th, 10th, 11th और 12th। उसके बाद फर्दर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जितने भी हैं, हर शहर के जो मजिस्ट्रेट्स हैं या हर शहर का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी अपना एक सेपरेट ऑर्डर निकालेगा। तो अब उसमें 19 तारीख से क्लासेस को रिज्यूम करने की बात कर ली गई है, क्लासेस 9 तक। उस पर भी उन्होंने एक खास बात करी है। उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो स्कूल केवल हाफ डे के लिए चलेगा और हाफ डे के लिए चलेगा। 4 क्लासेस रहेंगी, 2 क्लास सुबह आ जाएंगी, 2 क्लास शाम को दोपहर में आ जाएंगी। तो इससे चीजें व्यवस्थाएं मैनेज हो जाएंगी। इसके अलावा एक काम उसमें और है, मान लीजिए 10th में किसी स्कूल में एक सेक्शन है 10th A, तो 10th A भी एक साथ नहीं आएगा। 10th A को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। 50% स्ट्रेंथ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आ जाएगी और 50% स्ट्रेंथ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आ जाएगी, या किसी और कॉम्बिनेशन में। मतलब एक सेक्शन का सारा बच्चा एक दिन में स्कूल में अवेलेबल नहीं होगा, एक बार में अवेलेबल नहीं होगा। इससे क्या है, धीरे धीरे रीओपनिंग का प्रयास सरकार ने शुरू कर दिया है। इस प्रोसेस से जब स्कूल धीरे धीरे रीओपन होगा तो हमें, हमारे स्टाफ, स्कूल को, स्कूल के मैनेजमेंट को, स्कूल के स्टाफ मेंबर को, हमारे आने वाले बच्चों को एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करना है, सोशल गैदरिंग में रोजमर्रा में किस तरह से बिहेव करना है, ये सारी बातें सीखने का मौका मिलेगा कम गैदरिंग के साथ। धीरे 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 ये एसओपी जो दी गई हैं ये हर 15 दिन पे, महीने भर पे रिवाइज होती रहेंगी। जब सक्सेसफुली इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो कुछ और क्लासेस ऐड हो जाएंगी। 50% के बजाय 100% बुलाने लगेंगे, हाफ डे के बजाय फुल डे बुलाने लगेंगे। बेसिकली ये सरकार का प्रयास है कि पूरा का पूरा सिस्टम रिज्यूम करें। तो ये एक बेस्ट पॉसिबल एफर्ट है सरकार का, गवर्नमेंट वो धीरे धीरे फेज वाइज में। और हम लोगों ने यूपी में एक और चीज डिसाइड करी है। यूपी में हमने इन 4 क्लासेस को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इनिशियली हम सिर्फ 10th और 12th खोलने जा रहे हैं। पहले हम एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट, एक हफ्ते की चीजें अपनी भी करेंगे, उसके बाद हम धीरे से 9th और 11th भी ऐड कर देंगे। इसके लिए पेरेंट्स जो विलिंग हैं, जिनको लगता है कि उन्हें अपने बच्चे को भेजना चाहिए, सुरक्षित लगता है, वो अपने बच्चों को रिटन कंसेंट स्कूल की तरफ से जो मांगी जा रही है वो देके बच्चों को भेज सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि अभी हमारे बच्चे के लिए सेफ सिक्योर नहीं है, वो नहीं भी भेज सकते हैं, क्योंकि सरकार के निर्देश के अनुसार ऑनलाइन एजुकेशन रेगुलर चलती रहेगी। जब 19 तारीख से या 15 तारीख के बाद से स्कूल खुल जाएंगे, यूपी की बात करें तो 19 और पूरे इंडिया की बात करें तो 15 तारीख के बाद से, और ऑफलाइन या फिजिकल एजुकेशन भी कंटिन्यू हो जाएगी। धन्यवाद राहुल जी। सरकार द्वारा जारी एसओपी के बारे में विस्तार से जानकारी देकर आपने स्कूल ओपनिंग के संबंध में उठे सभी डाउट्स को बहुत हद तक क्लियर किया है। और आखिर में हम करंट सिचुएशन से निपटने के लिए आपके जो भी सुझाव या मैसेज हैं वो शेयर करने की रिक्वेस्ट करते हैं। हर समस्या अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। इस समस्या को हम भगा तो सकते नहीं, हमारे बस में वो तो है नहीं, हम इससे बच के भाग भी नहीं सकते, तो इसका मुकाबला करना चाहिए। इस समय हमारे पास ऑनलाइन लर्न करने का, ऑनलाइन एजुकेशन को लेने का जितना बड़ा प्लेटफॉर्म खुल गया, वो प्लेटफॉर्म शायद 10-15 साल में ना खुल पाता। एक, जैसे मैं कहूंगा कि डिजिटल क्रांति हमारे यहाँ आ गई, वो परिस्थिति हुई है। और छोटे से छोटा बच्चा भी जो चीज शायद आपके घर में, परिवार में अगर कोई भी बच्चा हो तो जो लर्निंग वो शायद 5 साल 10 साल में कर पाता, वो सारी की सारी लर्निंग उसके 2-3-4 महीने के अंदर हो गई। ये परिस्थिति हम सबके लिए नई है, भयावह है, डरावनी है। इससे डर के, थक के बैठना नहीं है, छुप के बैठना नहीं है। सावधानी पूर्वक पॉजिटिव सोच के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें से भी रास्ते निकलेंगे। We have to stay positive and think positive and take the benefits of the opportunity what we are getting from those adversities. Thank you very much for coming on this show.
थैंक यू अभिषेक जी। तो दोस्तों, राहुल जी ने हमें आने वाले समय में बच्चों के स्कूलिंग कंटिन्यूटी प्लान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हमें आशा है कि इस जानकारी से हमारे सारे ही दर्शकों को बहुत लाभ होगा। हमने इसी क्रम में मेरठ, मुरादाबाद और रामपुर के कुछ स्कूल्स के प्रतिनिधियों से बात की है। उनसे बातचीत के कुछ अंश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कूल पूरी तरह तैयार है, स्कूल खोलना चाहते हैं और बच्चे आना चाहते हैं। अब उसमें हिंड्रेंस कहाँ पैदा हुई है? एक डर पेरेंट्स के मन में कि छोटे बच्चों को लेके ये सभी की बराबर की जिम्मेदारी है, खाली स्कूल की नहीं है, पेरेंट्स की नहीं है या बच्चों की नहीं है, सरकार की नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को किसी भी बीमारी से कैसे बचाएं। कि तैयार तो हम बिल्कुल हैं। हमारे टीचर्स ने सारे पोस्टर्स बना लिए हैं, हमने जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए हैं। जितनी चीजें जो है आप ये समझिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने थे, थर्मोमीटर्स खरीदने थे, तकरीबन जितने जरूरत थी उससे 2 ज्यादा ही खरीदे हैं। सैनिटाइजेशन के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हैं। एक आप ये समझिए, जो एक फोर्स बननी थी, रैपिड टास्क फोर्स जो हमारी बननी थी, वो फोर्स भी हमने डिप्यूट कर दी है, उसको वेबसाइट पे डाल दिया है, पेरेंट्स को भी बता दिया है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमें लखनऊ से मिले हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, प्लस सीबीएसई से भी बहुत सारे पॉइंट्स हमें हाईलाइट करके दिए गए हैं। तो बेसिकली मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं कि एक तो यह है कि मेन थिंग है सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों की रहनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरा यह है कि आपस में कोई भी प्रोडक्ट अपनी यूटिलिटी की कॉपी या बुक या कोई स्टेशनरी शेयर ना करें, एक्सचेंज कुछ ना हो आपस में, वाटर बॉटल्स भी अपनी लेकर आएं। प्लस जब वो एंट्री करें तो हम एक वहाँ पर फिल्टर लगा दें कि अगर मान लो किसी को बुखार है, जैसे हम गन्स यूज करेंगे, बुखार है या खांसी है या कोई नज़ला वगैरह है, तो उसको हम बच्चे को बोल देंगे भाई बेटा आप कभी घर पे रहोगे, देन व्हेन यू रिकवर टोटली देन यू कैन कम। तो इससे हम क्या है, फिल्टर क्रिएट कर रहे हैं जहाँ तक हो सकता है। We have framed our timetable according to the protocol we will be following, जिसमें स्टूडेंट्स का एक ही जगह असेंबल होना या एक ही टाइम पर आना वो नहीं होगा। वो डिफरेंट स्लॉट्स में आएंगे और डिफरेंट स्लॉट्स में ही उनकी छुट्टी होगी। क्लासेस में भी हमने सिर्फ 15 स्टूडेंट्स रखे, 40 की कैपेसिटी थी, लेकिन फिर भी 15 ही स्टूडेंट्स रखे। लंच लाना मना किया है, बस ये कहा है कि कुछ पैक्ड बिस्किट्स या ऐसा कुछ वो ला सकते हैं और वो भी वो शेयर नहीं करेंगे। एक टीचर परमानेंटली उनके रूम में रहेगी और बाकी के दूसरे टीचर्स जो हैं वो अपने क्लासेस के लिए आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जो बच्चे आ नहीं पा रहे हैं उनसे वहीं से उसी क्लास में जो भी पढ़ाई हो रही है वो उसी समय उन बच्चों के लिए टेलीकास्ट होगी। तो जो टाइम टेबल यहाँ चल रहा है वही टाइम टेबल जो बच्चे नहीं अभी आ पा रहे हैं उनके लिए ऑपरेशनल होगा। यस, एक पेंडेमिक के बाद जो एक डर सा बना हुआ है, इसको दूर करने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं, कोविड गाइडलाइंस सरकार के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, लोकल स्टेट्स लेवल पर जो है, उसमें मेन चीज है कि मास्क लगा के आए, बिना मास्क के परमिशन ना दें। पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि अगर बच्चे की तबीयत थोड़ा सा भी उनको डाउट लगता है तो वो घर से ना भेजें, ताकि वो उसकी प्रॉपर जांच कराएं। स्कूल की जिम्मेदारी ये है कि कोई किसी को मास्क के बिना, हैंड सैनिटाइजर के बिना या कुछ ऐसा लगता है उनको तुरंत उसको रिपोर्ट करें। और उसमें यह है कि हम बच्चों को जो बुलाएंगे उसमें हम 2-3 गेट्स यूज करेंगे अपने अलग अलग, और बच्चों को हम अलग अलग टाइमिंग से बुलाएंगे। क्लास 9 को मान लीजिए हमने 8 बजे बुलाया, आफ्टर 20 मिनट्स हम एंट्री करेंगे 9th की, फिर 10th की, फिर 11th की, फिर 12th की। ऐसे ही उनकी छुट्टी भी होगी, वो भी स्टैगर टाइमिंग्स में होगी, ताकि एट अ टाइम जो आपके आउटलेट गेट्स हैं वहाँ पर कोई डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम ना आए, दूर दूर रहें बच्चे। पिकअप पेरेंट्स को हम अलग से टाइमिंग देंगे उनको, ताकि वो पिकअप भी उसी हिसाब से करें बच्चों को आके। थर्मल स्कैनिंग जैसे डेली हम अपने स्टाफ की करते हैं, दैट इज बीइंग डन। वी हैव मेनी थर्मोमीटर्स, एक अलग अलग पॉइंट्स पे लोगों को रोक के और उनकी थर्मल स्कैनिंग होती है, और हैंड सैनिटाइजेशन कराया जाता है। उसके बाद हैंड वॉशिंग एक कंपलसरी कर रखा है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े वॉश एरियाज हैं जहाँ 10 टैप्स लगे हुए हैं, तो चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों, कोई भी आएंगे तो हैंड वॉशिंग वहाँ पे करेंगे। जितने
बनाने थे, डिस्टेंस के सर्कल्स लग गए हैं। सारे टॉयलेट्स में भी टचलेस, नॉट ओनली सैनिटाइजेशन मशीन्स, इवन दी सोप डिस्पेंसर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। सब कुछ तैयार है, बस अब मंडे को बच्चों के आने का वेट है। जो सरकार ने किया, एक प्रायोरिटी बेसिस पे जो सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं 9 to 12 खोल रहे हैं, उसमें भी 50% स्ट्रेंथ बुला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें कोई ऐसी दिक्कत है। दूसरे बहुत से पेरेंट्स से बात की, उन्होंने अपनी सहमति दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से पेरेंट्स में यही चाहिए कि स्कूल जिम्मेदारी ले। 4 घंटे स्कूल में रहेगा बच्चा और बाकी 20 घंटे तो पेरेंट्स के पास ही रहेगा या अपने दोस्तों के पास रहेगा, तो उनकी जिम्मेदारी स्कूल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ई लर्निंग या लाइव क्लासेस ऑन जूम वगैरह वो एक ऑल्टरनेटिव नहीं है प्रॉपर क्लास फिजिकल टीचिंग का। बच्चे जो हैं, स्कूल नहीं खुला है, स्कूल नहीं आ सकते बच्चे, ऑल्टरनेट क्या देख रहे हैं, ट्यूशंस पे जा रहे हैं बच्चे। अब गवर्नमेंट ने ये देख के स्कूल्स खोले, तो स्कूल में कम से कम मैनेजमेंट की नजर रहेगी, प्रशासन की नजर रहेगी, मीडिया की नजर रहेगी, पेरेंट्स की नजर रहेगी। इतने सारे लोग वहां पर, कोई भी अगर कमी आती है तो पॉइंट करने वाले होंगे, जो ट्यूशंस में और जगह नहीं हो पाएगा। तो स्कूल्स एक सेफ जगह है, बजाय आप ट्यूशन में और बच्चों को कहीं और घर पे भेजना, ये करना, वो खतरे से खाली नहीं है। देखिए, मोर देन 65% पेरेंट्स ऐसे हैं जो वो स्कूल के बिल्कुल हैंड टू हैंड मिला के चल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उनका बच्चा स्कूल से ज्यादा घर में सेफ है। स्कूल में ज्यादा सेफ रहेगा बिकॉज ही विल बी अंडर सुपरविजन ऑफ डिफरेंट टीचर्स, जो उनको किसी तरीके से भी एक्सपोज नहीं होने देंगे किसी टाइप के इन्फेक्शन के लिए। सवाल ये है कि फिजिकल जो पढ़ाई है, फिजिकल प्रेजेंस बच्चों की, वो बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन अपनी जगह सही है, जब तक एक फिजिकल 1-to-1 क्रॉस क्वेश्चनिंग, 1-to-1 क्लासरूम की कंडीशंस, 1-to-1 जो क्लासरूम लर्निंग है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस एंड ऑल दीज थिंग्स, वो जब तक नहीं होती है, एक कहीं ना कहीं गैप रहता है। जो बच्चा यहाँ आके फिजिकली प्रैक्टिकल्स हैं, स्पेशली बोर्ड क्लासेस में प्रैक्टिकल्स हैं, जो ऑन हैंड एक्टिविटीज हैं, वो ज्यादा अच्छी तभी होंगी जब बच्चा, और मुझे पूरी उम्मीद है जब बाकी बच्चों को वो आते देखेंगे, आई एम श्योर पेरेंट्स आर गोइंग टू ट्रस्ट अस एंड ऑन दैट ट्रस्ट दे विल डेफिनेटली सेंड द चिल्ड्रन सूनर और लेटर। शायद शुरुआत थोड़ी धीरे हो, लेकिन ये इम्प्रूव होगी, ये हमारा पक्का कन्विक्शन। हमारे पास इन्फर्मरी भी है, 2 बेड्स की इन्फर्मरी है, एक वहाँ पर नर्स रहती है, उसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं, ऑक्सीजनोमीटर्स रहते हैं अपनी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए, ब्लड की। ये सब पेरेंट्स को हमने कन्वे किया है कि भाई बच्चा आएगा तो वो बच्चा आपका नहीं है, वो स्कूल का भी एक बच्चा है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीटमेंट हमें देना है, और अपने टीचर्स को प्लस अपने बच्चों को प्लस अपने आप को सबको सुरक्षा हमें देनी है। एक तरह से बच्चे पार्क में भी जा रहे हैं, खेल भी रहे हैं, जब वो बाहर निकल सकते हैं तो जैसे स्कूल तो एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, जहाँ ज़्यादा सफाई है। घर से अगर वो स्कूल आते हैं और स्कूल में अगर वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें तो मोरली और साइकोलॉजी आल्सो दे विल बी हेल्दी। पेरेंट्स को भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चों को बेझिझक भेजिए, और 20 घंटे बच्चा आपके साथ रहता है, उसको आपकी जिम्मेदारी और स्कूल की जिम्मेदारी, हम सब मिलकर बच्चे के भविष्य को बर्बाद ना करें और बच्चे को भेजना शुरू करें। मुझे नहीं लगता कोई डर है, या स्कूल में पेरेंट्स को डरना चाहिए या बच्चों को डरना चाहिए। तो दोस्तों, इन सारी बातों को सुनने के बाद हम एक निष्कर्ष पर तो अवश्य ही पहुंच सकते हैं कि अनिश्चित काल के लिए स्कूल्स को बंद रखने का विचार किसी भी तरह से एक वाइज स्टेप नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे हमारी आने वाली पीढ़ी के मानसिक विकास पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। हम किसी भी तरह से ऑनलाइन लर्निंग के सापेक्ष फिजिकल क्लासेस की इम्पोर्टेंस को नकार नहीं सकते हैं। हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि कोविड-19 के प्रति पूरी सतर्कता और सावधानी बरतते हुए हम स्कूल्स की गतिविधियों को भी अन्य गतिविधियों की तरह सामान्य जीवन का एक हिस्सा मान लें, और सरकार तथा अन्य स्टेक होल्डर्स द्वारा किए जा रहे प्रयासों को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हुए स्कूल ओपनिंग की प्रोसेस में अपनी विवेकपूर्ण सहभागिता का प्रयास करें। याद रखिए, बीता समय कभी वापस नहीं आता, और इस संबंध में अपनाई जाने वाली उदासीनता हमारे बच्चों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। सो बी पॉजिटिव एंड स्टे अलर्ट।